बताइएगा तो वैदिक काल में योग दर्शन के प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति कौन थे? पतंजलि। बिल्कुल सही है। वैदिक काल में जो योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? पतंजलि थे। आगे आपको बताना है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? देखिए, रिएक्टर के निर्माण के लिए जो तत्व आवश्यक है ना, वो क्या है? तो जर्कोनियम। क्या चीज है? जर्कोनियम। ये रिएक्टर के निर्माण के लिए आवश्यक है, ठीक है ना, मशीनरी के निर्माण के लिए आवश्यक है। और उसमें जो यूरेनियम जो कह रहे हैं वो तो उसके ईंधन के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, फ्यूल के रूप में। आगे आपको बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये किसके लिए अपनी विशिष्टता रखती है? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ठीक है ना, नगरीय सभ्यता के लिए अपनी विशेषता रखती है। आगे आपको बताना है, झूम खेती क्या है? झूम खेती से क्या तात्पर्य है? क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही है। फसल की कटाई के बाद जो बचे हुए अपशिष्ट रहते हैं उनको जला करके और कुछ दिनों के लिए उस खेत को छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरे जगह की जाती है, ठीक है ना। ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है, खासकर असम वाले क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। कौन सी खेती? झूम खेती। आगे आपको बताना है, संघीय सरकार में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? संघीय सरकार में यानी कि भारत सरकार जो सबसे ज्यादा जो कर वसूलती है वो कहां से वसूलती है? तो इनकम टैक्स लगा करके। कहां से वसूलती है? इनकम टैक्स लगा करके, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। देखिए, ये सोडा से 3-4 प्रश्न आएगा, ठीक है ना, खास करके बिहार पुलिस में तो बार बार पूछता है। धोने का सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद एक होता है मीठा सोडा। क्या होता है? मीठा सोडा, या फिर उसको ही खाबर सोडा बोलते हैं, ठीक है ना, खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं। उसका क्या फॉर्मूला होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक और होता है, उसका नाम है बेकिंग पाउडर। क्या होता है? बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। तो बेकिंग पाउडर कुछ खास नहीं है। बेकिंग पाउडर यही सोडियम बाइकार्बोनेट में जो है ना एक टार्ट्रिक एसिड मिला दिया जाता है। क्या मिला देता है? टार्ट्रिक एसिड। तो वो क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग पाउडर। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हो सकता है कि खाने वाले सोडा या फिर मीठा सोडा का नाम ही क्या है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर अलग है, उसमें जब टार्ट्रिक एसिड मिलाया जाता है तो बनता है बेकिंग पाउडर। आगे आपको बताना है, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता किसके बराबर होती है? किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता किसके बराबर होती है? यानी कि सीधा सीधा ये ऊष्माधारिता का जो है ना, विशिष्ट ऊष्माधारिता का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो ये क्या होता है? तो ऊष्माधारकता बटे पदार्थ का द्रव्यमान। क्या होता है? ऊष्माधारकता बटे पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है ना। आप सीधा सीधा सोच करके देखिए कि मान लीजिए कि 40 यूनिट टेम्परेचर है, ठीक है ना, 40 यूनिट हीट है, उसको कोई पदार्थ जो है कितना ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट कर सकता है, तो कैसे करेगा? तो एक तो उसका धारण करने का अपना क्षमता क्या है, दूसरा उसके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, उसका जितना द्रव्यमान होगा, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का क्या होगा फॉर्मूला? ऊष्माधारिता, हाँ, विशिष्ट ऊष्माधारिता का फॉर्मूला क्या होगा? विशिष्ट ऊष्माधारिता बट्टे द्रव्यमान, ठीक है ना, उस पदार्थ का द्रव्यमान। चलिए आगे आपको बताना है, केंद्रीय बजट में से राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? केंद्रीय बजट में जो है ना, ये राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? राजकोषीय घाटा का मतलब क्या समझते हैं? अभी जैसे बजट आया है, अभी 1 फरवरी 2024 को भी बजट आया है ना, ठीक है ना, इसमें भी राजकोषीय घाटा का चर्चा किया गया। आखिर ये राजकोषीय घाटा होता क्या है? तो एक बार समझ लीजिए, राजकोषीय घाटा बजट का कुल घाटा और आंतरिक और बाहरी ऋणों में बढ़ोतरी, ठीक है ना। देखिए, एक तो है कि बजट बनाया, ठीक है ना, कि 500 करोड़ का हम बजट बनाया है, तो उस बजट में जितना घाटा लगा, ठीक है ना, उस बजट में जितना घाटा लगा, जितना ज्यादा खर्च हुआ, उसके बाद आंतरिक और बाहरी ऋण में जितना बढ़ोतरी हुआ, यानी कि आप इंटरनल ऋण ले लीजिए। इंटरनल ऋण कहने का मतलब आप आरबीआई से अगर ऋण लेते हैं तो इंटरनल ऋण कहलाएगा, मतलब इंटरनल वो लोन कहलाएगा, और एक्सटर्नल अगर आप विश्व बैंक या फिर तमाम ऐसी संस्थाओं से लोन लेते हैं तो वो एक्सटर्नल लोन कहलाएगा। ये सबको अगर मिक्स कर देते हैं तो यही टोटल क्या हो जाता है? राजकोषीय घाटा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में है? मणिपुर में है, ठीक है ना। लोकटक झील कहां पे है? मणिपुर में है। और लोकटक झील के ऊपर ही ना एक राष्ट्रीय पार्क भी बचा हुआ है, ठीक है ना। कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? केबुल लामजाओ। कौन सा है? केबुल लामजाओ। वो भी तैरता हुआ है। तैरता हुआ कुछ खास नहीं है, जैसे कि देखते हैं ना कि जलकुंभी देखे हैं,
जलकुंभी जो होता है, तो कैसे वो एक जगह पानी में बहुत सारा संघन होकर के और तैरते रहता है, उसी तरह का कुछ विशेष प्रकार का घास है, ठीक है ना, जो पानी के ऊपर तैर रहा है और उस तैरते हुए पानी के ऊपर राष्ट्रीय पार्क बना हुआ है, ठीक है ना। मतलब वो इतना ज्यादा फैला हुआ ना पानी के ऊपर कि उस पर एक पार्क का भी निर्माण हो गया है, ठीक है ना। तो ये कहां पे है, किस राज्य में है? मणिपुर में। तो केबुल लामजाओ कहे या फिर लोकटक झील कहे, कहां पे है? मणिपुर में है। चलिए आगे आपको बताना है, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है ना। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। और हर्षचरित में है क्या? तो भारतीय इतिहास, मतलब ये भारतीय हर्षवर्धन जो सम्राट थे, ठीक है ना, उनका जीवनी लिखा हुआ है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, धारा प्रवाहक वाले चालकों में चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? यानी कि कैसा? चुंबकीय क्षेत्र। कैसा उत्पन्न होता है क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे इसमें करंट फॉलो हो रही है तो इसमें बहुत कम इंटेंसिटी में, पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि इंटेंसिटी इसकी बहुत कम है, ठीक है ना, तीव्रता बहुत कम है, लेकिन इसमें कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो दो, विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, बताइएगा तो सूचना का अधिकार भारत में किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है? तो ये जिस समय लगा था उस समय जो है कहां पे ये वैलिड नहीं था? जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब कुछ शर्तों के साथ जम्मू कश्मीर में भी आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो लागू हो गई, लेकिन कुछ शर्तों के साथ लागू हुई है। आगे आपको बताना क्या हुआ, बिल्कुल सही है, हाँ। चलिए आगे आपको बताना है, बस्तर जनजाति भारत में मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो बताए थे, बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। देखिए ये जनजाति वाला जो है ना, इसको दो तीन चीजों से रिलेट कर लीजिएगा। एक तो जगह से, ठीक है ना, दूसरा अगर वहां का कोई जंगल है प्रसिद्ध उससे, अगर कोई मरुस्थल है प्रसिद्ध उससे, या फिर अगर पहाड़ी है, ठीक है ना, तो उससे। जो पहाड़ी जहां पाया जाएगा वहां, जैसे बताइएगा गारो जनजाति कहां पाई जाती है? मेघालय में। कैसे बता पाए? ठीक है ना, कि गारो, खासी, जयंतिया तीनों पहाड़ी कहां पे है? मेघालय में है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि तीनों पहाड़ी पर रहने वाले जितने भी जनजाति है वो उनका नाम वही हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि मेघालय से लेकर के असम तक इसका विस्तार है गारो जनजाति का। आगे आपको बताना मेन रूप से लेकिन मेघालय में ही पाया जाएगा। आगे आपको बताना है, सिंधु घाटी के लोग बर्तन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? हाँ, मिट्टी का, क्ले का, यानी चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। बर्तन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? मिट्टी का। वो तांबा या फिर लोहा या फिर स्टील वगैरह का प्रयोग नहीं करते थे बर्तन निर्माण के लिए। चलिए आगे आपको बताना है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो है ये कैसे होता है? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा, ठीक है ना। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा, जो चुने हुए सदस्य होते हैं ना, वो चुनते हैं कि राज्यसभा में कौन जाएगा। जैसे कि विधानसभा में मान लीजिए अभी जेडीयू के नेता चुने हुए हैं, ठीक है ना, तो जेडीयू का जितना सीट होगा उसके अकॉर्डिंग उसको मिलेगा राज्यसभा सीट, कि आपके पास एक या दो सीट है, ठीक है ना, आप एक या दो लोगों को अपने विधानसभा से राज्यसभा नामित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो उनका चुनाव कैसे होगा राज्यसभा का? विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा। चलिए आगे आपको बताना है, अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्य पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला किन राज्यों से होकर के किन राज्यों में है? ठीक है ना। तो यानी कि सीधा सीधा पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट जो बोलते हैं ना, वो वेस्टर्न वैली जो है उसका विस्तार किन किन राज्यों में है? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है ना। यानी कि ऊपर जो है ना गुजरात से चालू कीजिए और नीचे कहां तक आ जाइए? तमिलनाडु तक आ जाइए, ठीक है ना। तो इस साइड वाला जितना भी राज्य है ना, इसी को पश्चिमी घाट नाम दिया गया है, ठीक है ना। कौन कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, एड्स जो है ये किसके कारण होता है? एड्स सिंपल ये पूछ रहा है, ठीक है ना। एड्स किसके कारण होता है? तो एचआईवी वायरस के कारण होता है, ठीक है ना। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन, ठीक है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और वही एड्स की बात करें तो एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? बिल्कुल सही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। इम्यूनो का डिफिशियंसी हो जाता है, प्रतिरोध क्षमता जो है ना उसका डिफिशियंसी यानी कि कमी हो जाती है। और ये एड्स वायरस जो है ना एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। कैसा वायरस है? रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस वैसे वायरस को कहते हैं जिसमें डीएनए ना पा करके आरएनए पाया जाए, ठीक है ना। रेट्रो वायरस कैसे वायरस को बोलते हैं? जिसमें डीएनए ना पा करके आरएनए पाया जाए। अच्छा बताइएगा, वायरस में डीएनए होता है या आरएनए होता है? आरएनए ही होता है ना, डीएनए नहीं होता है ना।
डीएनए होता है, तो डीएनए आरएनए दोनों साथ साथ होता है क्या? अच्छा, डीएनए होता है लेकिन सिर्फ इसमें आरएनए होता है। देखिए, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, आरएनए डीएनए क्या है? वो न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड के रूप में या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों कभी साथ साथ नहीं हो सकता और दोनों की अनुपस्थिति नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होगा कि कोई होगा नहीं। वायरस जो है ना, वो मेनली यही न्यूक्लिक एसिड और एक कैप्सिड नाम का प्रोटीन होता है, इसी का तो बना ही होता है। वायरस में कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। क्या होता है? एक तो आरएनए या डीएनए होता है और एक प्रोटीन का लेयर बना रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड, ठीक है ना। यही दो चीज होता है। तो हम लोग जो सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि उसका प्रोटीन का जो लेयर होता है कैप्सिड, वो टूट जाता है, ठीक है ना। और टूट जाने के कारण जो है उसका आरएनए और डीएनए बिछड़ जाता है, वो नष्ट हो जाता है, किसी काम का नहीं बचता है। चलिए आगे आपको बताना है, महात्मा गांधी द्वारा किया गया दांडी मार्च जो है, यह किसके विरुद्ध था? दांडी मार्च किसके लिए किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का तो ये एक पार्ट था, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह एक पार्ट था, ये तो सही बात है। लेकिन ये चलाया क्यों गया था? दांडी मार्च किया क्यों गया था? बिल्कुल सही है, नमक कानून के खिलाफ, ठीक है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट के नमक के ऊपर जो एकाधिकार कानून था, उसको तोड़ने के लिए कि ये हमारे देश का पानी से बनने वाला नमक है, या हमारे समंदर में उपजने वाला नमक है, इस पर आपका एकाधिकार नहीं चलेगा। इसको लेकर के दांडी मार्च किए थे, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, गारो खासी पहाड़ी कहां पे है? मेघालय में है। आगे आपको बताना है, रोहिंग्या अपने देश को छोड़ने पर क्यों मजबूर हुए थे? रोहिंग्या जो है, एक अभी सुने होंगे कुछ दिन पहले ये टर्म चला था, ठीक है ना। रोहिंग्या मुसलमानों का क्राइसिस चला था, ठीक है ना। तो ये क्राइसिस जो हुआ था, ये अपने देश को छोड़ने पे मजबूर क्यों हुए थे? तो वहां पे जातीय और धार्मिक हिंसा के कारण। किस चीज के लिए? जातीय और धार्मिक हिंसा हो गई थी, जिस कारण से वहां से उनको छोड़ करके निकलना पड़ा, ठीक है ना। और मेनली ये किस देश से आए थे? कहां से? बांग्लादेश से आए थे, ठीक है ना। बांग्लादेश से कि म्यांमार से आए थे? म्यांमार से आए थे ना रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेश से। ठीक, हम कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। चलिए आगे आपको बताना है, नाथुला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? नाथुला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो सिक्किम में तो है ही नाथुला दर्रा, और सिक्किम को ना तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? सिक्किम को तिब्बत से। यानी कि अगर देश की बात करें तो भारत और चीन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है। तिब्बत जो है ना, वो चीन का ही एक अंग है, ठीक है ना। हालांकि वो कहता है कि हम आजाद हैं, लेकिन वो चीन का ही अंग है, ठीक है ना। तो भारत और चीन को जोड़ता है कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। और बात करें प्रॉपर जगह का तो हाँ, सिक्किम में है ये। आगे आपको बताना है, कौन सा एक भारत का जैव विविधता वाला हॉट स्पॉट क्षेत्र है? तो अभी बताए थे पश्चिमी घाट, ठीक है ना। पश्चिमी क्षेत्र जो है ये हॉट स्पॉट क्षेत्र है, किसका? भारत का, ठीक है ना। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग कौन किए थे? बिल्कुल सही है, नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया था? नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग। आगे आपको बताना है, प्रकाश की किरणें या प्रतिबिंब किसी अधिक घनत्व वाले माध्यम में मुड़ना क्या कहलाता है? यानी कि प्रकाश का जो किरण है ना, ठीक है ना, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगी तो ये टिल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कुछ मुड़ जाएगा, ठीक है ना। या तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगा या अभिलंब से दूर मुड़ेगा। तो इस प्रकाश की किस प्रकार की घटना के कारण? अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, किस देश के साथ भारत का काल्पनीय और सुस्ता क्षेत्र विवाद है? सॉरी, मिस्टेक कर दिए पढ़ने में, ठीक है ना। ये सुस्ता और काला पानी क्षेत्र विवाद भारत को किस देश के साथ है? नेपाल के साथ, ठीक है ना। काला पानी विवाद जो है भारत को, वो नेपाल के साथ है, ठीक है ना। काली नदी है, उसी को लेकर के विवाद चलते रहता है। चलिए आगे आपको बताना है, पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग क्या होता है? ठीक है, तो ये सिर्फ पृथ्वी के संदर्भ में नहीं है। पलायन वेग जो एस्केप वेलोसिटी जो होती है ना, वो किसी भी पिंड से अगर उस पिंड पे दोबारा वो वापस ना आए, किसी पिंड से अगर उसको फेंका जाए और उस पिंड पे दोबारा लौट के ना आए, तो जिस वेग से फेंका गया उस वेग को क्या नाम दिया जाता है? पलायन वेग, ठीक है ना, एस्केप वेलोसिटी। अभी बताइएगा, अपने पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी कितना है? 11.2 किलोमीटर पर
सेकेंड, बिल्कुल सही है। यूनिट को याद रखिएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से अगर फेंका जाए तो वो पृथ्वी का प्लायन वेग होगा और फिर वो चीज पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, जीवों के द्वैनाम पद्धति का जो है प्रतिपादन ये किसके द्वारा किया गया था? कैरोलस लिनियस के द्वारा। जीवों का जो द्वैनाम पद्धति दिया गया था वो किसके द्वारा? कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, मानव की नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा और छोटा होता है, ठीक है ना। वास्तविक उल्टा और वस्तु से प्राय छोटा होता है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, क्वासी-ऑर्गर किसकी कमी से होती है? क्वासी-ऑर्गर बीमारी किसकी कमी से? तो बिल्कुल सही है, प्रोटीन ने, विटामिन ने, प्रोटीन्स की कमी के कारण, ठीक है ना। दो बीमारी है प्रोटीन के कमी से, दो बीमारी होती है, एक तो क्वासी-ऑर्गर और दूसरा मोरेस्मस, ठीक है ना। एक तो क्वासी-ऑर्गर और दूसरा मोरेस्मस, ये दोनों किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन्स के कमी से होता है। खाद्य पदार्थ में अगर आपका प्रोटीन का मात्रा कम है तो आपको क्वासी-ऑर्गर या मोरेस्मस नाम की बीमारी हो सकती है। और इसी से मिलता जुलता एक और बीमारी है, ठीक है ना, जिसका नाम है रिकेट्स, ठीक है ना। बार बार पूछा जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रिकेट्स किसकी कमी से होती है? तो ये कैल्शियम की कमी से होती है, कैल्शियम की कमी से। रिकेट्स किसके कारण होती है? कैल्शियम और साथ साथ विटामिन D3 की कमी से होती है। कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी से कौन सा बीमारी होगा? रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है ना। ये तीनों जो है कैल्शियम, तीनों बीमारी है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स, ये तीनों हड्डियों में होने वाली बीमारी है जो कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी से होती है, जबकि क्वासी-ऑर्गर और मोरेस्मस प्रोटीन्स की कमी से होती है। आगे आपको बताना है, H1B वीजा का मामला किस देश से जुड़ा हुआ है? अमेरिका से, बिल्कुल सही है। किस देश से जुड़ा हुआ है? अमेरिका से, ठीक है ना। अमेरिका में जितने भी प्रवासी जो है ना, वो मजदूर कह लीजिए या फिर वहां पे जितने भी कामगार हैं, प्रवासी कामगार हैं, उनको जो दिया जाने वाला वीजा है वो कौन सा वीजा है? H1B। कौन सा वीजा है? H1B वीजा दिया जाता है। किनको? जो प्रवासी कामगार है, दूसरे देश से जाकर के वहां काम करते हैं, उनको ये वीजा मिलता है। चलिए आगे आपको बताना है, नंद वंश के पश्चात भारत पर किस राजवंश का शासन रहा था? मौर्य वंश का, ठीक है ना। नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन रहा था। चलिए आगे आपको बताना है, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण, ठीक है ना, क्लोरोफिल के कारण। चलिए आगे आपको बताना है, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग या फिर उसके पौधे का जो दूध निकलता है उसका रंग श्वेत होता है, उजला होता है? किसके कारण? जैसे अभी क्लोरोप्लास्ट बोले ना, क्या बोले? क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल, ठीक है ना। इसके कारण पौधे का रंग क्या होता है? हरा होता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर उजला होगा तो उजला किसके कारण होगा? तो ल्यूकोप्लास्ट के कारण। किसके कारण होगा? ल्यूकोप्लास्ट के कारण, ठीक है ना। और पौधे का रंग रंगीन या फिर फूलों का रंग रंगीन किस प्लास्टिड के कारण होगा? किस रंग द्रव्य के कारण? किसके कारण? नहीं, ल्यूकोप्लास्ट के कारण तो उजला बताए, ठीक है ना। उजला फूल होगा या फिर किसी भी पौधे का पत्ता वगैरह जब तोड़ते हैं तो उजला जो दूध निकलता है उसमें कौन सा वर्णक होता है? ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना। और रंगीन किसमें होता है? रंगीन वर्णक का क्या नाम है? जिससे फूलों का रंग रंगीन दिखता है, कुछ पत्तियों का रंग रंगीन दिखता है, तो वो क्रोमोप्लास्ट है। कौन सा प्लास्ट है? क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना। और क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा। इस तीनों को याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा, ल्यूकोप्लास्ट के कारण उजला और क्रोमोप्लास्ट के कारण रंगीन, ठीक है ना। ये तीनों प्लास्टेट है, वर्णक है तीनों। चलिए आगे आपको बताना है, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? HCl, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे बताना है आपको, मानव के पाचन तंत्र का पाचन क्रिया जो है यह कहां से प्रारंभ होती है? मुंह से होती है। कहां से होती है? मुंह से ही हो जाती है, ठीक है ना। टाइलिन नामक एक हार्मोन्स एंजाइम्स निकलता है, ठीक है ना, एंजाइम निकलता है जिससे किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कार्य किया जाता है टाइलिन के द्वारा। हाँ, एमाइलेज के द्वारा तो उसका पाचन होता है, ठीक है ना, लेकिन उसको तोड़ने का जो काम है वो कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट को टाइलिन करता है, ठीक है ना। बताइएगा तो ओमेगा 3 किस वर्ग से आता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है ना। ओमेगा 3 फैटी एसिड, बस ये अम्ल है। क्या है? बस ये अम्ल है। ओमेगा 3 बस ये अम्ल है, ठीक है ना, यानी फैटी एसिड है ये। चलिए आगे आपको बताना है, दूध से मक्खन
किस भौतिक क्रिया के द्वारा निकाला जाता है? अपकेंद्री बल के कारण। किस बल के कारण? अपकेंद्री बल के कारण निकाला जाता है दूध से मक्खन, ठीक है ना। आगे आपको बताना है डोकलाम विवाद जो है यह किस देश के साथ है? डोकलाम विवाद भारत और चीन। डोकलाम विवाद किस देश के साथ है? भारत और चीन के साथ है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है महान सम्राट कनिष्क किससे संबंधित थे? किस वंश से संबंधित थे? कुषाण। कनिष्क, कुषाण, कनिष्क, कुषाण। आगे आपको बताना राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया था? आनंद मठ से, ठीक है ना। राष्ट्रीय गीत जो है किस कहां से लिया गया था? आनंद मठ से। राष्ट्रीय गीत है क्या? जनगण मन, वंदे मातरम, ठीक है ना। वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम वो क्या है? राष्ट्रीय गीत है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया और यहीं से हम लोग लिए थे। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। झंडा गीत क्या है? हिंद देश का प्यारा झंडा, ठीक है ना। तो जनगण मन को कौन लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। और बंकिम चंद्र चटर्जी अभी हो गए किसका? राष्ट्रीय गीत का, ठीक है ना। और इसके बाद बताना झंडा गीत कौन लिखे थे? श्याम प्रसाद गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। श्याम प्रसाद गुप्त पार्षद जी के द्वारा लिखा गया था झंडा गीत। आगे आपको बताना है सुब्रतो कप आपको अगर मिला है तो आप कौन सा खेल जीत के आए हैं? फुटबॉल, ठीक है ना। सुब्रतो कप किस खेल में दिया जाता है? फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है ओपेक का मुख्यालय कहां पे है? वियना में है, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ठीक है ना। आगे आपको बताना है राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? जनवरी माह में। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस 24 जनवरी को। 25 जनवरी को मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस, ठीक है ना। मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस दोनों मनाया जाता है। और 26 जनवरी को हम लोग का तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 25 जनवरी को, हाँ, ठीक है। आगे आपको बताना है मधुबनी शैली जो एक लोक चित्रण है यह किस राज्य में प्रसिद्ध है? बिहार से। मधुबनी शैली का कहां पे चलन है? तो बिहार से है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत का राज्य पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। 1956 में, ठीक है ना। 53 में तो आयोग ही बना है, 1956 में हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य की, ठीक है ना। वेवलेंथ की, ठीक है ना। वेवलेंथ जिसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, इसकी इकाई क्या है? एंगस्ट्रम है। आगे बताना है आवृत्ति को आप किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। आवृत्ति को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। आगे बताना है शरीर का तापक्रम किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। ठंडा गर्म का पहचान कौन करवाता है? थैलेमस। ठंडा गर्म का पहचान कौन? थैलेमस, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस क्रिया के लिए मिला था? किस काम के लिए मिला था? सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं। इसमें बार बार लोग गलत करते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत जो E बराबर mc स्क्वायर है उसके लिए उनको जो है ना नोबेल नहीं मिला था। उनको नोबेल जो मिला था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए मिला था, ठीक है ना। नोबेल प्राइज मिला कब था? 1921 में मिला था, बिल्कुल सही, 1921 में मिला था, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? कोशिका का शक्ति स्रोत नहीं, एटीपी तो करेंसी है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सही। चलिए आगे आपको बताना है कोशिका का आत्मघाती थैली क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है, ठीक है ना। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस क्या कहलाता है? गोल्जी काय, ठीक है ना। गोल्जी काय। कोशिका का जो ट्रैफिक पुलिस कहलाता है वो क्या कहलाता है? गोल्जी काय कहलाता है, ठीक है ना। बताइएगा तो मानव शरीर के हृदय जो है यह किस झिल्ली के द्वारा या फिर किस कोशिका के द्वारा घिरी हुई होती है? कार्डिक की तो बनी ही होती है, ठीक है ना। पेरिकार्डियन की किस झिल्ली से घिरी होती है? पेरिकार्डियन झिल्ली से घिरी होती है, ठीक है ना। आंख हम लोग का किस झिल्ली से घिरा होता है? आंख जो है किस झिल्ली से घिरा होता है या फिर बाहरी परत कौन सा होता है? नहीं, कंजक्टिवा। क्या होता है? कंजक्टिवा, ठीक है ना। मस्तिष्क का जो बाहरी झिल्ली है ये क्या है? मस्तिष्क का जो बाहरी झिल्ली है वो क्या है? मस्तिष्क जो झिल्ली वो तो क्रेनियम में पैक रहता है, ठीक है ना। मस्तिष्क का जो बाहरी झिल्ली है वो कौन सा है?
मस्तिष्क जो बना होता है, मस्तिष्क का जो गुदा बना होता है, उसका जो बाहरी झिल्ली है वो कौन सा है? ड्यूरा मेटल। किसका बना होता है? ड्यूरा मेटल का, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा आगे आपको ड्यूरा मेटल का, ड्यूरा मेटल का, ठीक है ना। आगे बताना है आपको फेफड़ा जो है, फेफड़ा, लंग्स जो बोलते हैं, लंग्स का बाहरी झिल्ली क्या है? लंग्स का बाहरी झिल्ली क्या है? प्ल्यूरा। क्या है? प्ल्यूरा। लंग्स का, फेफड़ा का बाहरी झिल्ली क्या है? प्ल्यूरा है, ठीक है ना। किडनी का बाहरी झिल्ली क्या है? कॉर्टेक्स। किडनी का बाहरी झिल्ली क्या है? कॉर्टेक्स। किडनी बनी होती है ना कॉर्टेक्स और मेंडुला। आंतरिक संरचना को क्या बोलते हैं? मेंडुला। और बाहरी संरचना को कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। और कुछ छूट रहा है? ठीक है, यही तक रहने देते हैं, फिर कल देखते हैं।